Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of Geography Optional and we are doing Climatology which is module 3 of our series. क्या आपने इससे पहले कभी सोचा था हम लोग जो क्लाइमेटोलॉजी कर रहे हैं उसके अंदर जब मैं ये बोलता था कि अरे मेरा ये वाला जो इलाका है, ये वाला ड्राई इलाका जो है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप लोग ये बोलते थे कि अरे हाँ सर, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रेगिस्तान देखने को मिलता है, हम लोग को टेम्परेचर देखने को मिलता है। फिर हम जो नीचे जब आते हैं थोड़ा सा, तो हम लोगों को एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि अरे सर एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, दैट मीन्स यहाँ पर तो हमेशा बारिश होती है। अब एक बात मुझे बताओ कि मैं इस इलाके को गीला इलाका या इस इलाके को सूखा इलाका, या फिर मैं इस इलाकों को ऐसा कैसे बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, यहाँ पर धूप नहीं पड़ती, यहाँ तो हमेशा सर्दी रहती है। अब आप अपने इंडिया की बात ही कर दें, मान लो मैं इंडिया की बात ही कर लूँ कि नॉर्मली मैं बोलूँगा कि भाई इंडिया मेरा कैसा है, मतलब इंडिया में किस तरीके से टेम्परेचर रहता है। तो कई लोग बोलेंगे अरे सर साउथ में तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है हमेशा। ठीक है, साउथ के इलाके में जो हमारा टेम्परेचर जो होता है ना वो लगभग आप लोगों के ठीक रहता है, ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जो लोग मुंबई रह रहे होंगे, जो लोग इंदौर रह रहे होंगे, उन लोगों को ये पता चल रहा होगा कि भाई वो लोग ना तो ज़्यादा गर्मी एक्सपीरियंस करते हैं ना ही ज़्यादा सर्दी एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो साउथ में आते आते हैं उन लोगों को गर्मी ज़्यादा फील हो जाती है। नॉर्थ वालों को लोगों को क्या होता है, उन लोगों को सर्दी फील करने की आदत होती है कि नहीं है। बट अब एक बात बताओ, क्या ये 12 महीने हमेशा यहाँ पर ऊपर नॉर्थ के इलाके में सर्दी पड़ती है क्या, या फिर साउथ के इलाके में हमेशा गर्मी पड़ती है क्या? अब अगर आप बोलोगे कि भाई एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर बारिश हो रही है, तो क्या हमेशा बारिश पड़ती है क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें अलग है कि आपका क्लाइमेट कैसा है। क्लाइमेट होता है कि कितने ज़्यादा टाइम के लिए आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर यूरोप का क्लाइमेट के बारे में बात करो, बोलोगे हाँ ऊपर का तो ठंडा होता है क्लाइमेट, ठीक है, लेकिन अगर आप उस क्लाइमेटिक टाइम के बीच में जैसे मान लो एक क्लाइमेटिक टाइम है 30 ईयर तक जितना भी एक्सपीरियंस हुआ, उस बीच में कुछ भी बारिश हो रही है, सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको जो एक्सपीरियंस करते हैं उसको बोलते हैं अपन वेदर बोलते हैं। सही में ना। अभी आप लोग को कितना कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यार सर ये क्या बोल रहे हो, सर ये क्लाइमेट बोल रहे हो, वेदर बोल रहे हो। तो बस यही जो कन्फ्यूजन है ना, जो मैंने आप लोगों के माइंड में अभी क्रिएट किया है, उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अपन लोग आज करेंगे वेदर एंड क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आने वाली बात। और अब याद रखना, एज अ प्रॉमिस कि मैं आप लोगों को 100% एग्जाम बेस्ड तैयारी करवाने वाला हूँ। ठीक है, मतलब जो आपका एग्जाम में आता है सिर्फ मैं वही करवाऊंगा। तो इसका मतलब आप लोग ये एक्सपेक्ट करके चलें कि ये वाला जो टॉपिक है ना, मैं उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगा। जो लोग ये सोच कर आए हैं कि अरे सर हमें तो पूरा 360 व्यू मिल जाएगा, जैसा मैंने आपको पुराने वाले वीडियोस में दिखाता था, तो भाई मैं उन लोगों से पहले ही बोलना चाहता हूँ कि ये इतना डिटेल में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में इतना नहीं आता भाई। सिलेबस के अंदर दिया हुआ है ठीक है, लेकिन एग्जाम में इतना नहीं आता है तो हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैंने इसको पूरी तरीके से स्किप क्यों नहीं कराया, द रीजन बिहाइंड इट, जो क्लाइमेट्स का जो क्लासिफिकेशन है ना, वो इम्पोर्टेंट है हम लोगों के में। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा ना, वो क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लाइमेट्स होगा, जिसके अंदर मैं थॉर्नवेट के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ को कंप्लीट करा रहा हूँ। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों का 100% एग्जाम बेस्ड तैयारी हो और आप लोगों के 100% एग्जाम बेस्ड नोट्स तैयार हो ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर, नॉट इंटीग्रेटेड विद द जनरल स्टडीज एंड द प्रीलिम्स, तो आप मेरे इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट करवा दी है और क्लाइमेटोलॉजी अब अपना लास्ट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज की अपनी जो है वो है वेदर एंड क्लाइमेट्स। ठीक है, अब मैं हमेशा स्टार्ट करने से पहले क्या बताता हूँ, सिलेबस बताता हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में आए कि हम लोगों को कितना इंपॉर्टेंट है कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सिलेबस के अंदर देखो कि सिलेबस के अंदर वेदर एंड क्लाइमेट मेंशन किया गया है। समझ में आया ना। अब जो लोग अगर ये देखेंगे केवल सिलेबस, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ लें या कर लें। ठीक है, लेकिन पेपर नंबर 2 भी देखो। पेपर नंबर 2 में क्लाइमेट रीजन्स के नाम से चीज़ दी हुई है। तो इसका मतलब अभी अपन जो क्लासिफिकेशन है जो नेक्स्ट पे करेंगे, तो सब चीज़ें अपन देखेंगे। ठीक है, नाउ जो येलो वाला पोर्शन है मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, जो रेड वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है अपन वो स्टार्ट कर रहे हैं। आज अपन वेदर एंड क्लाइमेट देख रहे हैं। इसके अंदर पेपर नंबर 2 के अंदर भी देख लो, पॉज करके देख सकते हो।
एंड आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस। आप लोगों को अगर बैकग्राउंड में कोई भी नॉइस आ रही है तो भाई मेरा तो उसमें कंट्रोल है नहीं है, तो प्लीज़ आज के लिए आप इस चीज़ को मैनेज कर लें। नेक्स्ट वीडियो में वो आवाज़ नहीं आएगी। आई होप सो। ठीक है। नाउ अब देखो PYQ देख लो। क्या वेदर एंड क्लाइमेट से कोई क्वेश्चन आया है? द आंसर इज नो, द बिग नो। इसीलिए आप इसको इतना ही देखते चलना कि कितना इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए ना वो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन से आए, या कोपन हो, थ्रॉनबेट हो, थ्रेवर्दा हो, इससे रिलेटेड। समझ में आया ना? और वो भी लगभग जो अपना इसमें भी इंपॉर्टेंट कौन सा है? कोपन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थॉर्नवेट जो है 2 बार पूछा गया है। थ्रेवर्दा अब लेटेस्ट में पूछने लगे हैं। लेकिन अगर आप बोलोगे कि सर ये तो छुड़वा दो सर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भाई देखो 86 से क्वेश्चन आया है और लेटेस्ट 2024 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, और हमेशा इस तरीके से आता है। देखो एक साल कोपन का आ गया, फिर थ्रेवर्दा का आ गया, फिर अपना फिर कोपन का आ गया, है कि नहीं है? इस तरीके से क्वेश्चन आता है। समझ में आने वाली बात? मतलब थॉर्नवेट, कोपन, थ्रेवर्दा, फिर कोपन, इस तरीके से चलती जाती है। तो मतलब ये तीनों इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आने वाली बात आ गई ना? तो अपन अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आप लोग ज़्यादा दिमाग मत लगाना, जितना जरूरी है उतना करेंगे। ठीक है। आप लोगों के नोट्स में भी ऊपर लिख लेना नॉट सो इम्पोर्टेंट। याद रखना, मैंने बोला था ना आप लोगों को नोट्स बनाने के लिए, तो नोट्स में लिख लेना नॉट सो इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि आप बार बार जब रिवाइज करोगे तो आपको याद रहेगा कि मुझे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। बस आगे के वीडियो के लिए अपन लोग इसमें बेस थोड़ा सा तैयार कर रहे हैं। पहली बात, वेदर क्या होता है? भाई वेदर होता है एक शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, कुछ टाइम के लिए होती है, एट अ स्पेसिफिक प्लेस, किसी स्पेसिफिक प्लेस के अंदर, और एट अ स्पेसिफिक टाइम, कुछ समय के लिए। जैसे उस पर टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल कितना हो रहा है, विंड स्पीड कितनी चल रही है, किस तरीके की विंड है, कौन सी डायरेक्शन है विंड की, ह्यूमिडिटी कितनी है वहाँ पर। जैसे अपन लोगों को पता है ना, हम लोगों के कितने होते हैं, समर होता है, मानसून होता है, आप लोगों का विंटर होता है कि नहीं है? है कि नहीं? तीन तीन तो मेजर हो गए ये वाले। तो अब क्या, अब एक बात बताओ, क्या मैं इंडिया का क्लाइमेट बोलूंगा इस चीज को? क्या मैं क्लाइमेट बोलूंगा? द आंसर इज नो। वेदर क्या होता है? बिल्कुल शॉर्ट टर्म कंडीशन के लिए। अब जैसे अभी देखो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों का अभी मानसून पीरियड चल रहा है। ठीक है, अभी मानसून पीरियड चल रहा है। तो आप लोगों के माइंड में क्या होगा कि भाई मानसून पीरियड में हमेशा क्या होती है? बारिश आती है, रेन आता है। लेकिन ऐसा क्या डेली हो रहा है क्या? तो आप लोगों की रेनी सीजन है, रेनी सीजन जो है हम लोगों का। लेकिन हम लोगों के पास यहाँ पर हम लोगों को कभी कभी सर्दी भी पड़ने लगती है, कभी कभी यहाँ पे हम लोगों को धूप भी पड़ने लगती है। तो इसका मतलब ये डिपेंड करता है कि स्पेसिफिक प्लेस कौन सा है, टाइम कौन सा है कि नहीं है? तो मतलब उसमें टेम्परेचर कितना हो रहा है, रेनफॉल कितना हो रहा है, विंड स्पीड, विंड कैसी चल रही है, ह्यूमिडिटी कैसी है। तो ये एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। तो आप बोलोगे कि अरे सर, तो फिर मैं वेदर और क्लाइमेट को अलग अलग कैसे करूंगा, है कि नहीं है? तो भाई वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसने डिफाइन कर दिया है कि कोई भी अगर वेदर कंडीशन आती है, एवरेज वेदर कंडीशन अगर किसी जगह पर आती है मोर देन 30+ ईयर, क्या 30+ ईयर के लिए अगर कोई भी कंडीशन रहती है, मान लो मेरा देश भारत महान है, अगर वहां पर मैं साउथ के इलाके में बोल दूं कि 30 साल तक यहाँ पर टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक था। ठीक है, 30 साल तक यहाँ पर टेम्परेचर, टेम्परेचर एवरेज की बात कर रहे हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में मान लो बड़ा, जनवरी में आप लोगों का कम रहा, फिर फरवरी में और ज़्यादा कम रहा, फिर मार्च में और कम रहा, फिर अप्रैल में बढ़ना चालू हुआ। तो इस तरीके से पूरी साल का जो एवरेज टेम्परेचर होगा, पूरी साल का जो एवरेज कंडीशन होगी, या फिर मैं सीधे सीधे बात बोलूँ, पूरी साल में जो एवरेज वेदर कंडीशन होगी उस इलाके की, ऐसा मैं 30 साल तक देखूंगा कि क्या, जैसे इस साल मेरा मान लो 25 डिग्री एवरेज रहा है, ठीक है टेम्परेचर, फिर उसके बाद भी 25 रहा है, ऐसे मेरे 30 साल तक लगभग 25 26 इतना आता रहा। तो इस वाले को मैं क्या बोल दूंगा, भाई क्लाइमेट मेरा ऐसा है कि वहां पर मेरा 25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है। ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक्चुअल में नहीं है कि मेरा साउथ का 25 डिग्री ही टेम्परेचर है। समझ में आने वाली बात? तो ये लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ द वेदर है ओवर 30 ईयर। ये किसने बोला है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया है कि भाई 30+ ईयर्स के ऊपर ही आप लोगों का क्या होगा, वेदर कंडीशन होगी एवरेज, तो उसको अपन लोग क्लाइमेट बोलेंगे। भाई तो अपन लोग इसको कर क्यों रहे हैं? पर्पस क्या है स्टडी का? भाई सबसे पहली बात तो आप पैटर्न को प्रिडिक्ट कर पाओगे। भाई आप लोगों को कैसे पता चल रहा है इंडिया के अंदर कि भाई आप लोगों का मानसून सीजन आ रहा है, आप लोगों का समर सीजन आ रहा है, तो पहले से ही आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि भाई यहाँ बारिश हो सकती है, कुछ हो सकता है।
फिर से क्या होगा, आप लोगों का एग्रीकल्चर को प्लान कर सकते हो कि भाई मैं कब कौन सी चीज बोऊं, राबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, कब बोना है, कब काटना है, कौन सी डिजास्टर्स आ सकते हैं, है ना। साथ में आप वाटर मैनेजमेंट कर सकते हो। भाई आप लोगों के घर में अपना पानी की टंकी भरते होगे, आप लोगों को पता है कि भाई मेरे यहाँ इतना पानी खत्म होता है, और अगर आप लोगों को पता होगा कि भाई पानी कितना है मेरे टैंक में, तो आप लोग उसी तरीके से मैनेज करके चलोगे। तो अगर आप लोगों को ये पता हो जाए कि भाई मेरे यहाँ इतनी बारिश आने वाली है या इतनी एक्स्ट्रा बारिश होने वाली है, तो आप मैनेज करोगे। तो मैनेजमेंट के लिए आपको पता तो होना चाहिए। साथ में अर्बन प्लानिंग, भाई अर्बन में आप लोगों को पता है अर्बन फ्लडिंग कितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो आप लोगों को अगर पता होगा कितनी बारिश होगी है, जो भी कंडीशन आए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, गर्मी पड़े, सर्दी पड़े, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ भी पड़ती होंगी तो आपको उस तरीके से डिज़ाइन करनी पड़ेगी, सर्दियाँ पड़ती होंगी तो उस तरीके से डिज़ाइन करनी पड़ेगी। तो इस जब पूरे पर्पस को फुलफिल करने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है। समझ में आने वाली बात। तो कीवर्ड में एटमॉस्फेयर देख लो, मेट्रोलॉजी देख लो, क्लाइमेटोलॉजी देख लो। थिंकर देखो, कोपन है एक इंपॉर्टेंट, एक है थॉर्नवेट, एक है थेवर्दा, ठीक है। इनने क्या किया, वेदर और क्लाइमेट को डिस्टिंग्विश किया। इन सब के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, वो दे रहे हैं। समझ में आने वाली बात। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो आज अपना दिल्ली के अंदर क्या है, बारिश हो रही है, आज अपनी दिल्ली के अंदर बारिश हो रही है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, भाई ये वेदर है कि भाई आज का मौसम कैसा है, आज का मौसम कैसा है, तो आज के अंदर दिल्ली बारिश हो रही है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि भाई दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर पूरा मानसून का पैटर्न चल रहा है, 4 महीने मेरा मानसून टाइम चल रहा है, तो उसको तो मैं क्लाइमेट बोलूंगा ना, कि ज्यादा टाइम के लिए है ना। अब आप बोलोगे कि अरे सर आप 30 ईयर्स के ऊपर के बोल रहे थे, ये तो आप साल के बोल रहे हैं। भाई मैंने वही तो बोला, हम लोग 30 ईयर्स से, कम से कम 30 ईयर्स से तो देख ही रहे हैं। वैसे तो बहुत सालों से मानसून आ रहा है अपने यहाँ, लेकिन हम लोग तो 30 ईयर का तो अपने क्राइटेरिया ले रखा है कि 30 साल तक अगर ऐसा ही बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम लोगों को पता होगा कि भाई इस टाइम पे हम लोगों का मानसून टाइम चलता है। तो मानसून पैटर्न जो है इंडिया के अंदर, वो क्या होता है, हम लोगों का क्लाइमेट होता है। समझ में आया ना ये वाली बात। मैंने इंडिया का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर इंडिया के पर्सपेक्टिव पे ही पूछा जाता है। समझ में आई ना। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना, और प्लीज़ शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। वैसे मैं सब्सक्राइब के बीच बीच में नहीं बोलता था, लेकिन अभी आप लोगों का सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि आप कितने इंगेज्ड हैं। तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मुझे बताने के लिए, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ वेदर, ठीक है, वेदर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं भाई, क्या क्या अपन क्या क्या देख रहे हैं। पहला देखेंगे अपन टेम्परेचर। पहला कंपोनेंट क्या है, टेम्परेचर। भाई अपन लोग ये देखते हैं कि भाई दिन में कितना ज़्यादा टेम्परेचर रहा है और कितना कम टेम्परेचर रहा है। वेदर में हर दिन की बात चल रही है, ये याद रखना। पूरे महीने में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि भी दिन में मेरा हाई टेम्परेचर कितना है और लो टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट क्या है, टेम्परेचर। दूसरा है प्रेशर। प्रेशर मिलीबार और हेप्टा पास्कल के अंदर प्रेशर आया है। ये क्या करता है, आप लोगों का विंड और स्टॉर्म को डिटरमाइन करता है। विंड और स्टॉर्म को डिटरमाइन करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, है कि नहीं है, तो इसका मतलब मेरा प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो बहुत ज़्यादा है कि नहीं। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर मेरी धीमी हवा चल रही है तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कम है। मैंने आप लोगों को बताया था हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मेरी विंड की डायरेक्शन होती है, और जितना ज़्यादा मेरा इन दोनों में डिफरेंसेस होगा उतनी ही स्पीड मेरी विंड की होगी या स्टॉर्म्स की होगी। समझ में आने वाली बात। थर्ड इज ह्यूमिडिटी, कि कितना मॉइस्चर है। आप लोगों को पता होगा कि अभी आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा कि मॉनसून टाइम चल रहा है, जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा एयर के अंदर उतनी ही पॉसिबिलिटीज़ है कि आप लोगों का रेन हो जाए, जितना कम होगा उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि रेन नहीं होगी। तो रेन और ह्यूमिडिटी, जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का आप लोगों को याद होगा, और क्या बोलते हैं, आप लोगों को याद होगा क्या, कनेक्शन याद होगा कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा आपके उसमें जो एटमॉस्फेयर में होगा, ह्यूमिडिटी उतनी ही कम होगी। क्यों होगी ह्यूमिडिटी कम, क्योंकि आपकी एयर की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ना मतलब आप लोगों के पास जो उसमें वाटर कंडेंस होगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने के कारण आप लोगों को ह्यूमिडिटी कम फील होगी, ठीक है। लेकिन अगर जैसे थोड़ी सी सर्दी आना चालू हो गई, दैट मीन्स ह्यूमिडिटी हो जाएगी उसके अंदर। क्यों, क्योंकि जितने वाटर मॉलिक्यूल्स है वो आपस में जुड़ जाएंगे, कंडेंसेशन हो जाएगा, तो इसका मतलब ह्यूमिडिटी हो जाएगी, है कि नहीं है। तो आप लोग सीधा बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर मेरा क्या होगा, वाटर कंटेंट्स जो होगा ना एयर के अंदर वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। समझ में आने वाली बात नॉर्मली, ठीक है। नाउ प्रेसिपिटेशन,
प्रेसिपिटेशन क्या होगा कि भैया आप लोगों का एक दिन में कितनी रेन हो रही है, या स्नो हो रहा है, या स्लीट हो रहा है, या हेल हो रहा है, वो आप देखोगे, है कि नहीं है। मतलब कम टाइम के बाद चल रही है ना। नेक्स्ट फैक्टर इज विंड। नेक्स्ट कंपोनेंट इज विंड की कितनी स्पीड है, विंड की डायरेक्शन क्या है, विंड की स्पीड क्या है, ये इस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज क्लाउडीनेस या सनशाइन, भाई कितना, कई बादल तो नहीं छाए हुए हैं, या फिर धूप कितनी पड़ रही है, ये क्या डिटरमाइन करता है भाई, रेडिएशन डिटरमाइन करता है, और टेम्परेचर डिटरमाइन करता है। तो आप लोगों के ये वेदर के कंपोनेंट है, क्या कंपोनेंट है, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड, क्लाउडीनेस। अब आप बोलोगे कि सर आप कंपोनेंट्स के बारे में क्यों बता रहे, भाई हम लोग क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो यही कंपोनेंट है जिसके बेस पर लोगों ने क्लासिफिकेशन किए हुए हैं। अभी तो मैंने वेदर का बताया, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को किसका बताऊंगा, क्लाइमेट का बताऊंगा। समझ में आने वाली बात। एग्जांपल देख लो, सदर्न थंडरस्टॉर्म अगर दिल्ली में आ जाता है तो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, रेनफॉल होगा, गस्टी विंड्स देखने को मिलेंगे आप लोगों को, है ना। तो आंसर में क्या लिखोगे भाई, वेदर इज अ हाईली वेरिएबल एंड शॉर्ट टर्म, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। भाई वेदर को अपन प्रिडिक्ट बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है और शॉर्ट टर्म होता है। समझ में आने वाली बात। अब नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ क्लाइमेट। क्या क्लाइमेट के कंपोनेंट देख लो भाई, वही टेम्परेचर। अब देखो इसमें क्या था, कम टाइम के लिए था, वेदर के अंदर क्या था, कम टाइम के लिए था, डेली का देख रहे थे। इसमें अपन मीन, एनुअल या सीजनल वेरिएशन देखेंगे, पूरा या तो पूरा साल का या फिर सीजनल वेरिएशन देखेंगे किसमें, टेम्परेचर के अंदर। ऐसे प्रेसिपिटेशन के अंदर भी टोटल, एनुअल या सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, है कि नहीं नॉर्मली। क्यों, क्योंकि क्लाइमेट के अंदर अपन लोग बात कर रहे हैं पूरे के पूरे एवरेज के बारे में। नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर। ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर की अगर मैं बात करूंगा तो एवरेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड सॉइल मॉइस्चर की बात हो रही है। ह्यूमिडिटी होगी या मॉइस्चर होगा तो कितनी एवरेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, सॉइल मॉइस्चर कितना है उसके कारण, तो वो भी अपन देखते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है विंड या प्रेशर, जो मैंने उसमें बात करी वही है। मॉनसून सर्कुलेशन, ट्रेड विंड्स, ये क्या हो गई, उसमें क्या था, डेली का देख रहे थे कि भाई, और कम एरिया के लिए देख रहे थे। इसमें एरिया भी इंक्रीज हो जाता है, इसमें एरिया भी इंक्रीज हो जाता है और टाइम ड्यूरेशन भी इंक्रीज हो जाती है। तो दिमाग रखना, जो वेदर कंडीशन होती है उसके अंदर एरिया और टाइम ड्यूरेशन कम होता है, और अपना क्लाइमेट होता है उसमें एरिया और टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होता है। ठीक है। सनशाइन या इंसोलेशन, तो अपन देखते हैं ड्यूरेशन कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है उस इलाके में, है कि नहीं है। तो एग्जाम्पल देखो, मॉनसून क्लाइमेट ऑफ इंडिया, मॉनसून क्लाइमेट ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो वेट सीजन, एग्जाम्पल वेट सीजन कब होता है, जून से सितंबर तक होता है। और ड्राई सीजन की अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर या से मई के बीच में होता है कि नहीं है। कीवर्ड देख लो, मीन एनुअल टेम्परेचर, सीजनल वेरिएशन। तो आंसर में अगर आप लोगों को एक इसका शॉर्टकट में दिमाग में रखना कि क्लाइमेट रिप्रेजेंट लॉन्ग टर्म एवरेजेस, प्रिडिक्टेबल एंड यूज फॉर प्लानिंग। भाई प्लानिंग के लिए यूज कर सकते हैं ना, अपन को पता है क्लाइमेट ऐसा है, तो सही में आने वाली बात। तो आप मोटा मोटा अगर डिफरेंसेस लिखोगे तो देखो क्या लिखोगे, फीचर्स, वेदर, क्लाइमेट। एग्जांपल की बात करोगे तो टाइम स्केल, भाई वेदर जो होता है ना कुछ मिनट से लेके कुछ दिन तक भी हो सकता है कि नहीं, कि अभी बारिश आ रही है, 1 घंटे बाद बारिश बंद हो गई। लेकिन क्लाइमेट जो होता है वो 30+ ईयर के लिए ही होता है, जिसको अपन ने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिफाइन किया है। याद रखना, अपन ने अपनी मर्जी से डिफाइन नहीं किया है। एग्जाम्पल, आज रेन हुई वर्सेस मॉनसून पैटर्न। प्रिडिक्टेबिलिटी, वेदर की प्रिडिक्टेबिलिटी दो होती है क्योंकि हर टाइम थोड़े टाइम के लिए बदल जाता है, पता नहीं चलता है। जैसे अभी आप लोगों को वेदर की रिपोर्ट्स देखते हो, अगर आपके पास रिपोर्ट आती है कि आज आपके पास बारिश होगी, पता चला 1 घंटे बाद बोलेगा नहीं 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 नहीं, नहीं बारिश नहीं होगी, है कि नहीं है। लेकिन क्लाइमेट के अंदर हाई प्रिडिक्टेबिलिटी होती है। जैसे आप लोग देख पा रहे होगे कि एवरेज टेम्परेचर हम लोग अगर अर्थ का बढ़ रहा है, अर्थ के एटमॉस्फेयर का बढ़ रहा है, तो हम लोग प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं ना कि भाई यहाँ का क्लाइमेट ऐसा होगा, यहाँ पर बर्फ पिघलेगी, यहाँ पर आप लोगों की बाढ़ आएगी, जितना भी चीज़ है तो अपन प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। नाउ एग्जाम्पल के तौर पर सडन स्टॉर्म्स आ जाएंगी, उसको अपन प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन सीजनल रेनफॉल को अपन प्रिडिक्ट कर पाते हैं। अपन लोग 2 महीने पहले से बता देते हैं कि भाई इस बार का मानसून अच्छा होगा या खराब होगा, है कि नहीं है। वही मैंने कल बताया था आप लोगों को, एल नीनो, ला नीनो वगैरह सब बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करके। नाउ फोकस क्या है भाई, वेदर में अपना शॉर्ट टर्म फोकस होता है, क्लाइमेट में लॉन्ग टर्म फोकस होता है। एग्जाम्पल के तौर पर डेली टेम्परेचर देखते हैं अपन वेदर के अंदर, और अगर अपन लोग क्लाइमेट की बात करेंगे तो एवरेज रीजनल टेम्परेचर देखोगे।
वेरिएबल्स क्या होंगे इसके अंदर, वेदर के अंदर भाई टेम्परेचर होगा, रेन होगा, विंड होगा, ह्यूमिडिटी होगा, यही तो वेरी करेंगे। क्लाइमेट के अंदर कुछ ही वेरिएबल्स होते हैं, क्यों? क्योंकि भाई एवरेज देख रहे हैं ना अपन लोग। नाउ एग्जाम्पल के तौर पे आज का टेम्परेचर कितना है वर्सेस मंथली एवरेज टेम्परेचर कितना है, वो अपना क्लाइमेट के अंदर देख लेंगे, है कि नहीं है, मोटा मोटा। ओवरऑल बात जो होती है ना उसको क्लाइमेट बोलते हैं, और उस ओवरऑल के अंदर बिल्कुल डिटेल्ड चीज देखोगे तो उसको अपन वेदर बोलेंगे, है ना। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट, अब क्या होंगे, अपन लोग देखेंगे कि फैक्टर कौन कौन से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। पहला देखो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वेदर, कौन कौन से फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। पहला फैक्टर है एयर मासेस, क्या है, एयर मासेस अपने जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वेदर को, जैसे कॉन्टिनेंटल या मैरीटाइम एयर मासेस, ट्रॉपिकल या पोलर एयर मासेस, ये क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। आप लोगों को तो ये कॉमन सेंस से समझ में आ गया होगा, ये चीज़ मैं आप लोगों को डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैंने आप लोगों को बहुत बता दिया है कि किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। जिन लोगों को ये वीडियोस देखने हैं प्लीज़ मेरे पुराने वीडियोस देख लेना जिसमें मैंने एयर मास को कंप्लीट करवाया है। नेक्स्ट इज प्रेशर एंड विंड, प्रेशर और विंड भी जो है आप लोगों के वेदर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे साइक्लोन, एंटी साइक्लोन। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे करते हैं, भाई इसके लिए आप मेरा पुराना वीडियो जिसमें मैंने साइक्लोन और एंटी साइक्लोन किया हुआ है, आप लोगों को मैंने कुछ कंडीशंस भी बताई थी जिसमें मैंने स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी के बारे में बात करी थी वेदर कंडीशन की, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मैं और ज़्यादा इसमें ज़्यादा खींचूंगा नहीं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लोकल ज्योग्राफी भी है आप लोगों की इन्फ्लुएंस करती है, जैसे माउंटेन हुए, लेक्स हुए, अर्बन हीट हुए, अर्बन हीट आइलैंड हुए, ये सब भी मैं आप लोगों को मोटा मोटा बता चुका हूँ, ठीक है। तो बस ये 3 फैक्टर आप लोगों को दिमाग में रखना है, एयर मास, प्रेशर एंड विंड, लोकल ज्योग्राफी। एग्जांपल थंडरस्टॉर्म इन दिल्ली ड्यू टू द लोकल कन्वेक्शन प्लस मॉइस्चर से आता है, समझ में आने वाली बात। नॉर्मली फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पहली बात तो एक तो बहुत बड़ा एरिया हो गया, दैट मीन्स इसके लिए आप लोगों को लैटिट्यूड भी जो होगा वो आप लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा, जैसे ये क्या डिटरमाइन करता है, सोलर एंगल और इंसोलेशन को, लैटिट्यूड, है कि नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं हीट बैलेंस के बारे में आप लोगों को बता रहा था। जो लोग नए आए हुए हैं प्लीज़ मेरा स्टार्टिंग से वीडियोस देखना, क्योंकि अपन तो अब लास्ट पे आ चुके हैं। काफ़ी चीज़ें जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उन लोगों को समझ में आ रहा है, जो शुरू से मेरे को फॉलो कर रहे हैं उनको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो लैटिट्यूड जो है आप लोगों का डिटरमाइन करता है सोलर एंगल और इंसोलेशन को। अल्टीट्यूड या एलिवेशन की बात करूं, ये क्या डिटरमाइन करता है कि टेम्परेचर जो डिक्रीज होता है ना हाइट के साथ डिक्रीज होता है। थर्ड फैक्टर इज प्रॉक्सिमिटी ऑफ ओशंस, मतलब मैरीटाइम वर्सेस कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। भाई मैरीटाइम पर अलग क्लाइमेट होगा और आप लोगों का कॉन्टिनेंट पर अलग क्लाइमेट होगा, है कि नहीं। तो वो प्रॉक्सिमिटी कितना कितना वो है उस पर भी डिपेंड करता है। ओशन करंट पर डिपेंड करता है। अब मैं देखो जो ओशनोग्राफी बताऊंगा ना मैं, तब आप लोगों को ओशन करंट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अभी बस आप ये समझ जाओ कि 2 करंट होते हैं, एक वार्म ओशन करंट और एक कोल्ड ओशन करंट। तो ये अफेक्ट करते हैं कोस्टल क्लाइमेट को। भाई आप कॉमन सेंस लगाओ कि आप लोगों के कोस्ट के पास अगर गर्म पानी होगा, गर्म पानी मतलब वार्म करंट, और ठंडा पानी होगा मतलब कोल्ड करंट, तो ये क्या अफेक्ट नहीं करेंगे आप लोगों के कोस्टल क्लाइमेट को, करेंगे ही करेंगे ना। तो वही चीज़ है कि नहीं है नॉर्मली वैसे। नाउ नेक्स्ट इज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब माउंटेन्स क्रिएट रेन शैडो ऑफ इफेक्ट। माउंटेन्स क्या करते हैं, रेन शैडो इफेक्ट करते हैं। मैंने बताया था ना आप लोगों को, ये माउंटेन हो गया, इधर अगर मेरा मॉइस्चर कंटेंट वाला अगर एयर हुआ तो क्या होगा, यहीं बारिश हो जाएगी, तो इधर की तरफ मेरी बारिश कम होगी, इधर की तरफ बारिश कम होगी। मतलब विंडवर्ड इलाके में मेरी बारिश होगी, लीवर्ड इलाके में बारिश नहीं होगी। एग्जाम्पल देखो वेस्टर्न घाट, विंडवर्ड में हैवी रेनफॉल होता है, लीवर्ड में रेन शैडो होता है कर्नाटक के अंदर, है कि नहीं है नॉर्मली। नाउ मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग, कैसे मेजर कर रहे हो आप लोग, है कि नहीं। एक मिनट, तो वेदर इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले तो कौन कौन से वेदर इंस्ट्रूमेंट होंगे जो आप इस चीज़ को मेजर कर रहे हैं। भाई एक होता है थर्मोमीटर, एक होता है बैरोमीटर प्रेशर के लिए, एक हाइग्रोमीटर, एनरोमीटर और रेन गेज, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों का वेदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि वेदर को ये चीज़ कर रहे हैं। एक रेन मापता है, एक आपकी विंड की स्पीड मापता है, एक आप लोगों का प्रेशर मापता है, एक थर्मोमीटर तो आपको पता ही टेम्परेचर मापता है। तो ये लग रहा है आप लोग कैसे बच्चों वाली चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग ये दिमाग में रखना कि कहीं भी आप इसको यूज़ करके आ पाओगे। क्लाइमेट का रिकॉर्ड कौन करता है भाई, लॉन्ग टर्म एवरेज फॉर्म वेदर स्टेशंस होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, इन चीज़ों से देखते हैं। भाई आप लोग वेदर का पूरा डाटा रख रहे हो, उस डाटा का एवरेज निकाल रहे हो।
ऐसा थोड़ी है कि हम लोग क्लाइमेट देख लें। आज के टाइम में तो सैटेलाइट वगैरह पर अपन लोग दिमाग लगाते रहे, कंप्यूटर से अपन लोग करते जा रहे हैं, है कि नहीं। तो इसका कुछ स्पेशल चीज़ नहीं होती। कीवर्ड सिनॉप्टिक चार्ट्स बना सकते हो, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, इवैक्यूएशंस वाली बात हो गई, ठीक है इसके अंदर। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशंस। भाई क्या इंपॉर्टेंस है वेदर की अगर मैं बात करूंगा तो शॉर्ट टर्म फोरकास्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म फोरकास्ट से क्या होगा भाई, क्या फायदा होगा, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, एप्लीकेशन क्या, कहाँ पे यूज कर रहे हैं भाई, एविएशन में। एयरप्लेन उड़ रहा है, आपको पता है कि यहाँ पर आप आज एकदम से बारिश आने वाली है या एकदम से मौसम बिगड़ने वाला है, तो आप ऑब्वियस सी बात है ना उस हिसाब से देखोगे। तो ये जरूरी है अपन लोगों को। एग्रीकल्चर जरूरी, एग्रीकल्चर में भी जरूरी है, ट्रांसपोर्ट में तो बहुत दिक्कत है, और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि नहीं है। नाउ क्लाइमेट की अगर बात करूँ तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, जैसे एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, अर्बन प्लानिंग, इकोलॉजी, मतलब जो ज़्यादा टाइम के लिए अपन लोगों को प्लानिंग करनी है उसके लिए होता है। एग्जाम्पल मॉनसून फोरकास्ट अगर कर लेते हैं तो हम लोगों को क्रॉप प्लानिंग देखने को मिलती है, साथ में साइक्लोन वार्निंग सिस्टम देखने को मिल सकता है। समझ में आने वाली बात नॉर्मली। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल या थिंकर्स। भाई कौन कौन थे जिनने के बारे में बात करी थी, देखो ये तीन जो है, वैसे तो बहुत ज़्यादा है। वेट 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 वेट, आई एम सॉरी, रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, हैंग होने लगा था इस चक्कर में। चलो अपन कहाँ थे, हाँ हिस्टोरिकल थिंकर्स। ये देखो मैं तीन लिखे, हाँ मैं ये बोलने वाला था कि जैसे देखो अभी तक तो इसमें तो क्या है ना, और बहुत ज़्यादा थिंकर्स हो सकते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के अंदर जो मैक्सिमम टाइम है केवल तीन ही लोगों की बात की गई है, कोपन, थॉर्नवेट और थ्रेवर्दा। ठीक है, तो इसीलिए अपन लोग क्या करेंगे, नोट्स के अंदर भी ये तीन ही मेंशन करके चलेंगे, ठीक है, जिससे आप लोगों को याद रहेगा कि नहीं मेरे को बस तीन ही देखना है, इसी से क्वेश्चंस आते हैं। व्लादिमीर कोपन, इनने क्या किया, क्लाइमेट वर्सेस वेदर की बात करी, और कोपन ने क्लासिफिकेशन भी दिया इंडिया एंड दी वर्ल्ड में। तो अपन लोग देखेंगे एक एक से, तो अपन लोग इंडिया और वर्ल्ड दोनों का ही देखते जाएंगे। नेक्स्ट इज CW थॉर्नवेट ने भी वाटर बैलेंस या PE बेस्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दिया, है कि नहीं है। एवेपो ट्रांसपायरेशन की बात चल रही है, पोटेंशियल एवेपो ट्रांसपायरेशन, PE का मतलब होता है पोटेंशियल एवेपोरेशन बोलते हैं वैसे तो, लेकिन अगर मैंने इसमें ट्रांसपायरेशन बोल दिया तो भी चीज जुड़ जाती है। तो कई लोग इसको पोटेंशियल एवेपोरेशन बोलते हैं, कई लोग इसको पोटेंशियल एवेपो ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, कभी कोई लोग PET बोलता है इसको, कोई लोग PE बोलते हैं। समझ में आने वाली बात। अब आप बोलोगे कि सर थॉर्नवेट का तो आप लोगों ने पहले बताया था, हाँ मैंने बताया था आप लोगों को, कब बताया था, जब मैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बता रहा था, है ना, तो उसके अंदर मैंने थॉर्नवेट के बारे में मेंशन कर दिया था। अब मैं क्या करूंगा आप लोगों को, जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्लासिफिकेशन बताऊंगा ना, तब भी मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन बताऊंगा कि थॉर्नवेट का क्या होता है। क्यों, क्योंकि एग्जाम में अगर क्लासिफिकेशन पूछता है तो आप लोगों को लैंग्वेज वही रखनी है, कि जो मैं आप लोगों को कल नोट्स में कराऊंगा। तो याद रखना, ये अगर आप लोगों को रिपीट फील होता है तो ये चीज अच्छी ही है। क्यों, क्योंकि जो जिस वे में पूछेगा हम उसको उस वे में आंसर देंगे। समझ में आने वाली बात नॉर्मली। पूरा का पूरा ये वाटर बैलेंस वाली बात कर रहा है और पोटेंशियल एवेपोर ट्रांसपोरेशन बेस्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है, ठीक है। थ्रेवर्दा ने मॉडिफाइड कोपन के जो मॉडल था उसको मॉडिफाई किया फॉर रीजनल क्लाइमेट। क्या था, कोपन ने तो एक पूरा ऊपर कर दे दिया था हिस्सा, अब रीजनल में किसने बात करी थी, थ्रेवर्दा ने की थी। तो एग्जाम के अंदर अगर आप आंसर में लिख के आओगे तो इन थिंकर्स के बारे में लिख के आना जब एक्सप्लेन कर रहे होगे क्लाइमेट क्लासिफिकेशन मेंस एग्जाम के अंदर। समझ में आने वाली बात। तो ये तीन है जो मेन होंगे अपने। की डिफरेंसेस देख लो, वही चीज है जो मैं आपको बता चुका हूँ, पूरा का पूरा वही सेम की सेम मैं बता दिया है। ये देखो, ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्लाइमेट, स्कोप लोकल और रीजनल, प्रिडिक्टेबिलिटी लेस प्रिडिक्टेबल मोर प्रिडिक्टेबल, वही चीज है। वेरिएबिलिटी टेम्परेचर रेन विंड ह्यूमिड, एग्जाम्पल रेन टुडे इन दिल्ली, सम वेरिएंट टॉपिकल वेट, ठीक है। आंसर राइटिंग में क्या क्या करोगे भाई, देखो ड्यूरेशन में करो वेदर इज टेम्परेरी क्लाइमेट इज लॉन्ग टर्म एवरेज, ठीक है, ये लाइन लिख के आ सकते हो। अब इसके अंदर स्कोप के अंदर वेदर इज लोकल क्लाइमेट रिवर्स टू द रीजनल या ग्लोबल पैटर्न, ठीक है। फिर प्रिडिक्टेबिलिटी मेंशन कर देना भाई, स्टेबिलिटी इन द मेंस, ठीक है। यूज इन एग्जांपल डेली रेनफॉल वर्सेस मॉनसून पैटर्न के बारे में बात कर सकते हो। इसमें आप लोग केस स्टडीज के बारे में लिख सकते हो, बिल्कुल एग्जाम रेडी टेबल है, आता ही नहीं है क्वेश्चन, है कि नहीं है। होमवर्क में देखो भाई, आप फ्लो चार्ट बनाओ, ठीक है, इस टॉपिक को डायग्राम बनाओ,
हाँ, आज का जो होमवर्क होगा ना आपका थोड़ा सा यूनिक होगा। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप लोगों को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वाला जो चैप्टर था ना, जो वीडियो था, वो प्लीज़ आप लोग रिवाइज करके आएँ, जिसके अंदर अपना थॉर्नवेट के बारे में मैंने बताया था, जिसके अंदर मैंने पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन वाला जो फॉर्मूलेज बताए थे वगैरह वगैरह। तो वो सब चीज़ें आप लोग करके आना, रिवाइज करके आना। नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें मैं सिर्फ आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को बार बार नहीं कराऊंगा, क्योंकि हम लोगों को एग्जाम बेस्ड तैयारी करनी है। समझ में आने वाली बात। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा हम लोगों का इसी टॉपिक के अंदर ही चलता रहेगा, पूरा क्लासिफिकेशन चल रहा है ना, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये 2 से 3 वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं जल्दी निकाल दूं, क्योंकि ये 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि अंडरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लगता है कि 1% भी मैंने आप लोगों की हेल्प की है स्टडी के अंदर, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।